Hello students, I am Sajjan Bharadwaj. Today I am again taking the lesson number 3. Name is metals and non-metals. At least 4 to 5 videos we have to prepare to cover the whole chapter. One video already I have given for the same chapter and the name of the topic was Physical properties of metals and non-metals. If you don't have seen the video so far, please see that video. उसके बाद आप स्विच ओवर करें इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। इस वीडियो में मैं टॉपिक लेने वाला हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। प्रीवियस में फिजिकल प्रॉपर्टी लिया था दोनों का, मेटल और नॉन मेटल का। देयर वाज ए सिंपल कंपैरिजन टू मेक द थिंग्स मोर क्लियर। बट यहां पर अगर मैं नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी साथ में डिस्कस करता हूं तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है और लंबे वीडियोस आमतौर पर बच्चों को बहुत बोर करते हैं, क्योंकि आप लोगों का स्टेमिना अभी भी उतना नहीं बना, हालांकि हो जाना चाहिए। अभी तक यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, अभी तक आपका कम से कम 1-1.5 घंटे की सीटिंग लगातार जरूर बननी चाहिए। बट बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होती स्टडीज के वीडियो, आप सबको पता है। अगर मूवी देखनी है तो बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, बाकी जो अदर शोज होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, बट स्टडी में कंसंट्रेट करना मुश्किल है। बट बेटा अल्टीमेट जो काम आएगा दैट इज नॉलेज, दैट इज स्टडीज। ओके, सो प्लीज ट्राई टू फोकस। द टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहले वाले में हमने डिस्कस किया व्हाट आर द मेटल्स। उन सभी प्रॉपर्टीज को छोड़ करके मैं मेटल की एक नई प्रॉपर्टी इस समय डिस्कस कर रहा हूं, एंड दैट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये चीज आपको समझ में आती है तो मेटल की प्रॉपर्टी को आप समझ पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास 9 में हमने पढ़ा है, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस शेल्स। क्लास 9 में आपने एक सिंपल सा कंसेप्ट पढ़ा, KLMN, लाइक दिस। दिस कैन बी द शेल्स ऑफ एन एटम। एक एटम के सेंटर में न्यूक्लियस पढ़ा आप लोगों ने, उसके बाद इस तरह से हमने वहां शेल पढ़ी है, हालांकि एक्चुअली इस तरह नहीं होती है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट समझाने के लिए हम ऐसा ही बनाते हैं। दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज फर्स्ट शेल। अगर यहां से हम इसे 1 2 3 4 बोलते हैं, इन्हीं सेल के लिए सेम नंबरिंग हो सकती है, दैट इज K, L, M एंड N। अंदर की तरफ से K, देन L, देन M, देन N। अल्फाबेट बहुत स्मॉल है, थोड़ा सा आपको देखने में स्ट्रेस लगेगा। सो इन सेल में मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं ये अपने को फोकस करना है, ये अपने को डीप स्टडी करनी है। बेटा अगर हम हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दें, दोनों नॉन मेटल है, हाइड्रोजन इज ए गैस, हीलियम इज आल्सो गैस, इनर्ट गैस। उन दोनों को अगर छोड़ दिया जाता है तो हमारे पास सभी एलिमेंट का एक ऐसा ग्रुप बनता है जिनके आउटरमोस्ट शेल विल कंटेन 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। जिनके आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे किसी भी एलिमेंट को हम पढ़ेंगे मेटल। सोडियम का एग्जांपल, एटॉमिक नंबर इज 11। यू कैन सिंपली डिवाइड 11 एज 2, 8, 1। आउटरमोस्ट में आपके पास ये आपका K बनेगा, ये L बनेगा, ये M बनेगा। अगर इसके साथ आप मैग्नीशियम लेते हैं, एटॉमिक नंबर इज 12, दैट इज 2, 8, 2। In the same way, अगर आप एल्यूमिनियम लेते हैं, that is outermost contain 3. So such element which have 1, 2 or 3 electron in the outermost shell, जो भी outermost बनेगी उसकी, जैसे लिथियम है तो लिथियम के केस में 3 शेल नहीं बनेंगे, वहां केवल 2 ही बनेंगे। हायर लेवल पर जाएंगे तो वहां पर 4 शेल भी मिल सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज आप बच्चों को ध्यान करनी है कि अगर आपके पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है या 3 है, और 1, 2, 3 जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर डोनेटेड
डोनेटेड का मतलब ये होगा कि उसके ऊपर अल्टीमेट कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसलिए फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी का टॉपिक चल रहा है, तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस। इन्हीं पॉजिटिव आयन को कैटायंस भी कह सकते हैं। इन्हीं को क्या कह सकते हैं, कैटायंस कह सकते हैं। दैट मीन्स मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, यानी उनकी नेचर इलेक्ट्रिकली कैसी है, पॉजिटिव आयन बनाने की है। जो मैंने यहां सोडियम का एग्जांपल दिया बेटा आप बच्चों को, अगर सोडियम हम ऐसे लिखेंगे Na, इट इज 281, और Na प्लस जो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, दैट इज 28। एक चीज आप बच्चों को और भी ध्यान कर लेंगे कि यहां 3 शेल है या 2 शेल है, इसलिए साइज हो गया है रेड्यूस। कई बार एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पॉजिटिव आयंस हैव स्मॉलर साइज और लार्जर एज कंपेयर टू देयर एटम्स। तो जितने भी पॉजिटिव आयन बनेंगे उनका साइज क्या हो जाएगा, रेड्यूस, क्योंकि वो आउटरमोस्ट शेल को गायब कर देते हैं। यहाँ 3 सेल हैं KLN, यहाँ 2 ही रहेंगे K एंड L, 2 ही रहेंगे, इसलिए आउटरमोस्ट शेल होगी, आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो गई है, तो ये आयन बन गया। कैसा आयन बना, पॉजिटिव। आई थिंक पहली चीज आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी दे फॉर्म, दे का मतलब मैंने किसके लिए लिखा, दे मेटल्स के लिए, दे फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। सेकंड प्रॉपर्टी, अब क्योंकि अभी बाहर वाली सेल से इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया अपने अंदर से, लूज कर दिए किसी दूसरे के लिए। तो याद करो फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और वहां पर यह बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन कोई लूज करता है तो उस प्रोसेस का नाम ऑक्सीडेशन होता है। पड़ोसी उन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इसलिए पड़ोसी का हो जाएगा रिडक्शन। रिडक्शन होगा पड़ोसी का, किसकी वजह से, मेटल की वजह से, क्योंकि मेटल ने उसे इलेक्ट्रॉन दे दी। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो हम कहेंगे दे आर, दे मींस मेटल, आप सीधा मेटल भी लिख सकते हैं, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। कई बार बच्चों की बात थोड़ी देर से समझ में आती है, लेट मी मेक यू मोर क्लियर। दोबारा मैं सोडियम लिखूं 281, यहां मैं क्लोरीन लिख देता हूं, दैट इज 287। ये जो सोडियम है ये अपनी इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा यहां के लिए, तो डोनेट करने का जो तरीका है दैट इज ऑक्सीडेशन। ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन पड़ोसी क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो पड़ोसी के लिए इसने रिडक्शन करने का काम किया, इसलिए इस मेटल को हम कहेंगे रिडक्शन कर दिया पड़ोसी का, सो इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। नेक्स्ट चीज जो हमने ध्यान करनी है कि हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी, अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। थर्ड जो प्रॉपर्टी आएगी आपके पास, दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। अगर आप बच्चे याद कर पाए फर्स्ट लेसन की फर्स्ट एक्टिविटी, वहां पर हमारे पास एक मेटल आया था मैग्नीशियम, याद करो मैंने बर्न करके भी लिखा था। मैग्नीशियम जब भी बर्न करेगा ऑक्सीजन के साथ, ये सॉलिड है, ऐसे लिखना चाहिए हमें इसके साथ, ये आपके पास गैस है, और जैसे आप इसे बर्न करेंगे इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज अगेन ए सॉलिड मटेरियल। ये सॉलिड पाउडर बन गया, लेकिन इस स्टेट को बोलेंगे ऑक्साइड स्टेट। और बेटा अगर इस ऑक्साइड स्टेट को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, you will get MgOH whole twice, which is a base. ये एक तरह का बेस है, राइट। अब अगर ये बेस है तो ये बेस किसकी वजह से बना, ऑक्साइड की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कैसे ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। याद रह जाएगी बात। और एग्जांपल ले सकते हैं आप, यहां सोडियम का एग्जांपल ले सकते थे, सोडियम प्लस O2, ये बनेगा Na2O,
Na2 में फर्दर जैसे यहां वाटर ऐड किया इसी तरह वाटर ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा NaOH। दैट कैन बी मेनी मोर, पोटेशियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैंने बोला एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम बोलते ही एक नई चीज सामने आ जाती है। ये जो हमारे पास रिएक्शन विद ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन का मतलब बन गया ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड पढ़ रहे हैं? मेटल का। ध्यान करेंगे बेटा, मेटल के ऑक्साइड में एक और प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये जनरल बात है। लेकिन जैसा मैं पहले टॉपिक से कहता रहा हूं, एक्सेप्शंस, स्पेशल, जो ग्रुप से अलग है, ऐसा हमारे पास एक ऑक्साइड होता है ZnO, जिंक ऑक्साइड। ऐसा ही ऑक्साइड है Al2O3। ऐसा ही ऑक्साइड आपके पास लेड ऑक्साइड PbO। अब इन ऑक्साइड में क्या प्रॉपर्टी है? ये मेटल के ऑक्साइड है सभी, लेकिन मजेदार बात ये है कि ये मेटल के ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं, और अगर इनके पड़ोस में एसिड आए तो उसके साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जितने भी ऑक्साइड मैंने यहां बोर्ड पर लिखे, ये लास्ट लिस्ट नहीं है, देयर कैन बी मेनी मोर। ये सभी ऑक्साइड की खास बात क्या है? अगर मैं यहां जिंक ऑक्साइड लिख देता हूं बेटा ZnO, और अगर मैं यहां लिख देता हूं HCl, तो ये बनाएगा ZnCl2 प्लस बना दिया इसने वाटर, राइट। और अगर इसी जिंक ऑक्साइड को मैं यहां NaOH लिख देता हूं तो ये बना देगा Na2ZnO2, और साथ में बना दिया इसमें वाटर। क्या बना दिया? Na2ZnO2 प्लस बना दिया वाटर। मतलब क्या हुआ? ये तो बड़ा अजीब सा काम हो गया। ये आपका पास क्या है? एसिड, और ये आपके पास क्या है? बेस। ये क्या बन रहा है? साल्ट। ये क्या बन गया? साल्ट। और वाटर तो वाटर है, आपको बताने की जरूरत नहीं। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां पर जिंक ऑक्साइड ने एसिड के साथ काम किया, और एसिड एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां जिंक ऑक्साइड ने किसकी तरह बिहेव किया? बेस की तरह से बिहेव किया। और यहां बेस है, बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो यहां पर इसने किसकी तरह काम किया? एसिड के साथ तरह से काम कर दिया। यानी एक ही मटेरियल कभी एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और कभी बेस की तरह। तो ये तो बड़ा अजीब सा मामला हो गया। और इस तरह के जो स्पेशल हमारे पास मेटल ऑक्साइड होते हैं, which can react with acid as well as base to form salt and water. Those metal oxides which can react with acid as well as with base to form salt and water. Such oxides are called amphoteric. AMPHOTERIC. Amphoteric oxide. ये आमतौर पर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। What do you mean by amphoteric oxides? Give two examples. तो आप ध्यान करेंगे, amphoteric oxides are the metal oxide, non metal के नहीं, metal oxides, which can react with acids as well as with base to form salt and water. इसका मतलब यह है कि इन ऑक्साइड में दोनों तरह के नेचर है, वो एसिड की तरह भी बिहेव कर पाएंगे और बेस की तरह भी बिहेव कर पाएंगे। एग्जांपल नीचे लिख दिया है, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये बात हमारे पास किसकी हुई? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। किसके ऑक्सीजन? किसका रिएक्शन? मेटल का। तो मेटल के रिएक्शन के साथ बेस भी बना सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह, और एम्फोटेरिक भी बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल ऑक्साइड्स कैन बी, मैं यहां एक वर्ड लिखता हूं बेटा, ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। ऑक्साइड्स कैन बी ऑफ टू टाइप, मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड कैन बी बेसिक or they can be amphoteric. AMPHOTERIC, amphoteric. नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, they can be acidic or they can be neutral. राइट? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद रखिए इस चीज को कि ऑक्साइड्स मींस व्हेन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन,
ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? व्हेन एनी एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो वो जो प्रोडक्ट बनता है दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, किसी का भी ऑक्साइड हो सकता है। मेटल के हिसाब से मेटल ऑक्साइड बनेंगे, नॉन मेटल के हिसाब से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बन जाएंगे। लेकिन मेटल ऑक्साइड्स आमतौर पर बेसिक होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ स्पेशल ऐसे हैं जो एसिड और बेस की तरह बिहेव करेंगे, दे आर कॉल्ड एपोटेरिक। ठीक है। नॉन मेटल की जब बात की जाएगी तो नॉन मेटल के ऑक्साइड आमतौर पर एसिडिक होते हैं, अगले टॉपिक में ये डिस्कस करूंगा, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। मैंने यहां इसलिए लिख दिया है ताकि कंपैरिजन हो जाए। हालांकि मैंने शुरू में कहा था नॉन मेटल की प्रॉपर्टियां डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन ये आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल क्लियर पिक्चर बनाने के लिए मैंने यहां लिख दिया है। तो ऑक्साइड के टोटल टाइप 4 बनते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं, ज्यादा कॉमन चीज है। लेकिन मेटल के कुछ स्पेशल होते हैं जो एपोटेरिक, और नॉन मेटल के जैसे वाटर होता है, वाटर इज हाइड्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं, वो ना एसिड ना बेस, उसका न्यूट्रल। क्लियर? तो ये चीज प्लीज ध्यान कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे कि जब हमारे पास मेटल होते हैं, हाउ डू दे रिएक्ट विद वाटर? रिएक्शन विद वाटर, कि अगर एक मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करने जाए तो क्या करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा? बेटा वाटर के साथ अलग अलग मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग तरह की होती है। देयर आर सर्टेन मेटल लाइक सोडियम, उसको पानी को देखते ही जोश आ जाता है। सोडियम को जैसे मॉइस्चर दिखाई देगा, वाटर दिखाई देगा, इमीडिएटली रिएक्ट, तुरंत कपड़े फाड़ के तैयार हो जाता है कि अभी रिएक्शन करूंगा। और ऐसे केस में ये जब आपका रिएक्ट करने वाला है तो इट कैन फॉर्म, जब भी वो मेटल के साथ बनाएगा तो दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। सोडियम है तो सोडियम का ऑक्साइड बन जाएगा। सोडियम का ऑक्साइड कैसे लिखेंगे? Na2, and along with हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। कौन सी गैस रिलीज होगी भाई? हाइड्रोजन गैस। तो ये जो सोडियम है, इस साल सीबीएसई का जो पेपर आया था आपका 2020 मार्च में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। उसमें हॉट वाटर था और कोल्ड वाटर, दोनों के अलग अलग थे, और बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर्स लिखे हुए थे व्हेन आई वाज चेकिंग द आंसर शीट्स। ठीक है, तो देखा कि बहुत सारे बच्चों ने गलत लिखा। तो ये कोल्ड वाटर है। कैल्शियम कैन आल्सो रिएक्ट इन द सेम वे। हालांकि फर्दर ये जो ऑक्साइड है हमारे पास, ये आगे चलकर के जैसे रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म NaOH। तो फाइनल प्रोडक्ट आप NaOH प्लस H2 लिख सकते हैं, नो इशू। ठीक है, इसी तरह कैल्शियम रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, लेकिन पहली स्टेज पर बनेगा ऑक्साइड, फिर ऑक्साइड डिसॉल्व होकर के हाइड्रोक्साइड बना देगा। ये दोनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। लेकिन अगर मैग्नीशियम जैसा मेटल आ जाए, मैग्नीशियम Mg, उसको अगर आप कोल्ड वाटर में डालेंगे तो देयर विल बी नो रिएक्शन एट ऑल, कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीशियम को रिएक्शन करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठंडा पानी उतनी एनर्जी नहीं दे पाता। कई धक्का स्टार्ट गाड़ियां होती है ना, बैटरी लो हो गई, धक्का मारना पड़ता है, तो मैग्नीशियम के रिएक्शन में भी धक्का मारना पड़ेगा। धक्का मारने मतलब ये नहीं कि टेस्ट ट्यूब को उठा के आगे फेंक दें। धक्का का मतलब एनर्जी, और किसके फॉर्म में एनर्जी देंगे? हीट के फॉर्म में। इसलिए यहां पर आपने इस पूरे मटेरियल को क्या करना है? हीट। अब पूरे को हीट करने की बजाय केवल वाटर को हीट कर दो ना, किस्सा खत्म। और वाटर को हीट कर दो, वो कैसा पानी हो जाएगा? हॉट वाटर। तो मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करेगा? हॉट वाटर के साथ, प्रोडक्ट उसी तरह बन जाएगा। लेकिन अगर आप हॉट वाटर में आयरन को डालते हैं तो पता लगा आयरन हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। और आयरन के केस में यहां लिख रहा हूं रिएक्शन Fe प्लस H2O, रिएक्शन तो होगा। हमारा एक हाइड्रो ऑक्साइड भी बनेगा Fe3O4, साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। फर्स्ट चैप्टर में एक क्वेश्चन दे रखी है बैलेंसिंग में। लेकिन ऐसा कब होगा? जब ये स्टीम की फॉर्म में हो। किसकी फॉर्म में हो? स्टीम। गर्म से काम नहीं चला, बॉयल किया, वेपर्स बने, और ये आयरन खुद हो रेड हॉट, लाल लाल, इतना गर्म कर दिया कि रेड हो, तब जाके रिएक्शन होगा। और अगर गोल्ड जैसा मेटल ले लें, सिल्वर जैसा मेटल ले लें, प्लेटिनम जैसा मेटल ले लें, तो आप ठंडा करो पानी को, गर्म करो, उबालो, जो मर्जी करो, नो रिएक्शन एट ऑल।
याद रहेगी बात। तो इसका मतलब वाटर के साथ रिएक्शन की बहुत लंबी रेंज होगी। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है, विच आर मोर रिएक्टिव लाइक सोडियम एंड कैल्शियम, पोटेशियम इज आल्सो देयर, ठीक है, दे कैन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम जैसे जो मेटल होते हैं दे रिएक्ट विद हॉट वाटर। आयरन जैसे जो मेटल होते हैं दे रिएक्ट विद स्टीम, एंड गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। क्लियर? ये चीज ध्यान करिए। उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन हमने लिखना है वो रिएक्शन हमने लिखना है रिएक्शन विद एसिड्स। हालांकि एसिड की प्रॉपर्टी में हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं। रिएक्शन विद एसिड्स, फिफ्थ प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद एसिड्स। हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स? यहां मैं मेटल वर्ड लिख रहा हूं सिर्फ, यहां लिख रहा हूं एसिड, यहां लिख रहा हूं साल्ट, और यहां लिख रहा हूं हाइड्रोजन गैस। फिल अप आप करते रहना। कैसे? अगर यहां लिखते हैं जिंक, यहां लिखते हैं HCl, ये बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2। इट इज सिंपली डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, धक्का मारा बाहर हाइड्रोजन बेचारे, ठीक है, सीट खाली होगी, Zn ने ऑक्यूपाई कर लिया, सो साल्ट इज ZnCl2, जिंक क्लोराइड। अगर जिंक की बजाय यहां एक बच्चा कहता है सर मैं जिंक नहीं लेता, मैं तो यहां पर कोई और मेटल लेना चाहता हूं, कैन बी टेकन, बट नॉट एवरीवन, हर मेटल यहां पॉसिबल नहीं है। अगर आप यहां सोडियम लेते हैं तो NaCl बन जाएगा, मैग्नीशियम लेते हैं तो MgCl2 बन जाएगा। रिएक्शन इज सिमिलर। एसिड अगर चेंज कर दिया आपने, मान लीजिए यहां लिख दिया H2SO4 Zn के साथ, तो अब की बार आपके पास बन जाएगा ZnSO4, H2 इज अगेन देयर। तो क्या बच्चों की ये सिमिलरिटी नहीं लगती? सिंपल याद रखो बेटा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, अपने दिमाग को भारी मत करो, ठीक है। डोंट ट्राई टू टेक स्ट्रेस, ट्राई टू कीप द थिंग्स क्लियर कि whenever any metal react with an acid then the corresponding salt is formed। जैसा मेटल और एसिड का नॉन मेटेलिक हिस्सा, हाइड्रोजन तो अलग हो ही जाता है भाई। अब देखो बेटा, यहां क्लोरीन था तो क्लोरीन का साल्ट बन गया, यहां सल्फेट था तो सल्फेट का साल्ट बन गया। मेटल जिंक है तो जिंक का बन जाएगा, कैल्शियम है तो कैल्शियम का बन जाएगा। सो डोंट ट्राई टू क्रैम, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान करेंगे बेटा। इसमें डाइल्यूट एसिड लिए जाते हैं, रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड के साथ आमतौर पर नहीं करवाते, लेकिन एक एसिड ऐसा निकम्मा है जो मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता। किस बात के लिए? हाइड्रोजन, लेकिन वो हाइड्रोजन पैदा नहीं करता। कौन सा एसिड है वो? HNO3। अगर जिंक के साथ इसका रिएक्शन करवाएं तो आपको यहां पर साल्ट मिल जाएगा, नो इश्यू, हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? आप कहेंगे सर ये एसिड है, फिर हाइड्रोजन क्यों नहीं मिला? एक्चुअली HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी इसमें ऑक्सीजन देने की एबिलिटी है, दूसरे को ऑक्सीजन दे देता अपने पास से। और जैसे अपने पास से ऑक्सीजन देगा कि ये जो NO3 है, ये NO3 आपका N2O में या NO में या NO2 में किसी में भी कन्वर्ट हो जाएगा। बट एक ऑक्सीजन तो छोड़ दी ना, वो ऑक्सीजन छोड़ दे तो वो यहां जाके ऐड हो जाएगी हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन का क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। तो आप क्या समझे इस सारी बात से कि व्हेन डाइल्यूट HNO3 is taken, नाइट्रिक एसिड is taken, इसका नाम नाइट्रिक एसिड है, with metals, then hydrogen is not given out. Instead of hydrogen, water is formed because oxidizing nature of HNO3 oxidizes the hydrogen. हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देती है, किस में कन्वर्ट कर देती है? वाटर में। लेकिन यहां भी हमने एक रास्ता निकाल लिया। साइंस पढ़ने वाले तो लगे रहते हैं ना, जैसे आजकल कोविड-19 के पीछे लगी हुई है पूरी दुनिया, इसका कोई न कोई इलाज ढूंढ के रहेंगे, एंड डेफिनेटली सूनर और लेटर इसका इलाज निकलेगा। तो यहां पर भी एक रास्ता निकाल लिया। और क्या रास्ता निकाल लिया? कि हमारे पास दो मेटल ऐसे हैं जिसमें से एक मेटल है मैग्नीशियम और एक मेटल है मैग्नीज। सिंपल मैग्नीशियम के लिए Mg, मैग्नीज के लिए Mn। अगर ये दोनों आप लेंगे, HNO3 के साथ लेंगे, तो अब की बार आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है। ये स्पेशल केस है, ध्यान करेंगे।
रेस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन, क्योंकि HNO3 हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है. बट इन केस ऑफ मैग्नीशियम और मैग्नीज, इफ वेरी डाइल्यूट HNO3 is taken, it can give out hydrogen gas. क्लियर हो गई? तो ये एसिड का रिएक्शन फिनिश. उसके बाद आ जाइए, अगला जो हमने रिएक्शन पढ़ना है कि हमारे पास जो मेटल्स होते हैं, फिर से Zl ले लो. आप कहेंगे सर आप तो Zl के पीछे पड़ गया हाथ धो के. बेटा ये बहुत आसान है और बहुत कॉमनली अवेलेबल है हमारे स्कूल लैब में. सबसे आसानी से जिंक मिलता है. जिंक ग्रेन्यूल मैंने दिखाए थे एक एक्टिविटी में आप बच्चों को. अगर यहाँ पर आपके पास कॉपर सल्फेट है, ये ब्लू कलर का साल्ट होता है पानी में डिसोल्व करने के बाद, इसलिए इसके आगे लिखना है आपने AQ फॉर एक्वस. और ये जिंक जो सॉलिड है, एक टेस्ट ट्यूब ले हम, टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया. बेटा AQ लिखना है, नहीं लिखोगे AQ तो मार्क्स कट जाएंगे. जैसे आपने इसमें जिंक ग्रेन्यूल डाला, जिंक टेढ़ा बेढ़ा बिल्कुल ठीक है, वो जिंक टेढ़ा बेढ़ा अंदर जाते ही कॉपर को मारेगा धक्का कि बाहर निकल भाई, मुझे जगह चाहिए, पहलवान टाइप है ये. ठीक है, तो इट विल फॉर्म ZnSO4. ये सीट खाली हो गई, यहां निकल गई बेचारा. ठीक है, जैसे ज्यादा एक्टिव लोग देखते हैं सोसाइटी में, कमजोर को बाहर निकाल देते हैं, तो कमजोर जाके क्या करेगा, बाहर चबूतरे में बैठेगा बेचारा. ठीक है, घर से बाहर. आजकल पापा को धक्का मार देते हैं बेटे, ठीक है, कि आप बाहर जाइए. बहुत गलत सोसाइटी में हो जाता है, कई बार होना नहीं चाहिए. सो जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर. इसका मीनिंग ये हुआ कि मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल. कहां से? फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. पहले चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, मैं ज्यादा टाइम इस पर खर्च नहीं कर रहा. ठीक है, तो ये रिएक्शन थी मेटल साल्ट हो गया. यह लिखा नहीं बल्कि मैंने लिखना चाहिए था. इट वाज द सिक्स्थ रिएक्शन विद साल्ट्स. राइट, अब यह जगह कम पड़ गई है, मैं यहां लिख रहा हूं सेवंथ प्रॉपर्टी. सेवंथ प्रॉपर्टी में हम क्या लिख सकते हैं? रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग एल्कली. किसका रिएक्शन? मेटल्स का. रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद स्ट्रॉन्ग एल्कली. एल्कली क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कली. चैप्टर नंबर 2 में बताया था, याद करिए. और बेस कौन होते हैं? जिनमें OH आयंस होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, जो एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करते थे, आर कॉल्ड बेस. ठीक है, जिनकी pH मोर देन 7 होती है. सभी चीजें बता रखी हैं, रिवाइज करते रहे. अब कोई भी मेटल अगर लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे पास फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड है. अभी रिएक्शन बताया था, दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा, सेम लिख देता हूं. सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट ट्यूब में लिया आपने, टेस्ट ट्यूब में लेकर के जिंक मेटल उसके अंदर डाल दिया, रिएक्शन किया. आमतौर पर ये रिएक्शन बहुत बहुत स्लो होता है बेटा, उतना अच्छा नहीं होता जितना आमतौर पर हम देख पाते हैं. ठीक है, तो यहाँ जो मटेरियल मिलेगा वो आपके पास उसी तरह से जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था. ये आपके पास Na2 ZnO2 साथ में हाइड्रोजन गैस. इट इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट. क्या बोलेंगे इसे? सोडियम जिंकेट. और अगर यहाँ एल्यूमिनियम लिख दिया जाए तो एल्यूमिनियम का साल्ट बन जाएगा हमारे पास, और वो बन जाएगा NaAlO2. इसको बोलेंगे सोडियम एल्यूमिनेट. ये है सोडियम जिंकेट. जिंक है तो जिंकेट, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट. साथ में क्या निकलेगा आपका? हाइड्रोजन गैस. क्लियर हुई बात? याद रह जाएगी. और अगला रिएक्शन मैं लिख रहा हूं, 8th रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद हेलोजन्स. हेलोजन आपके लिए नया वर्ड होगा. हेलोजन का मतलब चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाऊंगा मैं आपको कि देयर इज ए पीरियोडिक टेबल. उस पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट सेकंड ग्रुप हमारे पास 17th जो ग्रुप है, उस 17th ग्रुप में कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसमें से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लाइक दिस. इन सभी को हेलोजन्स बोलते हैं. इन सभी के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन. और हमारे पास जो मेटल्स होते हैं, मेटल में मैंने बताया है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो 1 वालों की तो बहुत बढ़िया मैचिंग बनती है इनके साथ. अगर सोडियम आपके पास है और साथ में क्लोरीन मिल जाए सोडियम को, बी केयरफुल, ये गैस के रूप में रिएक्ट करेंगे. गैस का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म. ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म. अब जैसे सोडियम इसके साथ रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म NaCl.
दुनिया का सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ मटेरियल कॉमन सॉल्ट। बैलेंस करना है या टू अप्लाई करना है। अब कोई बच्चा कहेगा सर मुझे तो Cl2 नहीं चाहिए, मुझे तो फ्लोरीन चाहिए, तो फ्लोरीन चाहिए तो लिख दो। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा NaF सोडियम क्लोराइड। उसी तरह से बैलेंस कर देंगे सोडियम क्लोराइड को। एंड सेम थिंग कैन बी डन विद आयोडीन, विद क्लोरीन, विद फ्लोरीन, विद ब्रोमीन, सभी के साथ ऐसा हो सकता है। तो इन शॉर्ट व्हेन मेटल रिएक्ट विद हैलोजन, जब भी हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे दे कैन फॉर्म द सॉल्ट, कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बना। याद रह जाएगी बात। और इसी चीज को अगर मैं एक्सपेंड कर दूं आगे तो दैट कैन बी रिएक्शन विद हैलोजन को हाइड्रोजन बना देते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन करना हो तो कैसे करेंगे? बेटा आमतौर पर मेटल सीधे सीधे हाइड्रोजन के साथ थोड़ा सा कम रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो सोडियम मेटल है Na, ये हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। और ये हाइड्रोजन के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म NaH। क्योंकि यहां H2 है तो बैलेंस करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दिस सोडियम हाइड्राइड, क्या वर्ड बोला मैंने? हाइड्राइड। कैल्शियम के साथ होगा तो CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड। मैग्नीशियम के साथ होगा तो मैग्नीशियम हाइड्राइड। जैसे ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन से हाइड्राइड, क्लोरीन से क्लोराइड। नॉन मेटल के नाम बदल जाते हैं पीछे आने के बाद। तो ये आपके पास हाइड्राइड बन सकता है। दिस हाइड्राइड कैन बी फर्दर डिसॉल्व्ड इनटू वाटर। इसको अगर आगे चल करके आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे यू विल गेट NaOH। हाइड्रोजन गैस अलग होनी होगी, तो ये चीज आप बच्चों में ध्यान रखना है, ठीक है। दिस हाइड्राइड कैन बी ऑफ एक्सप्लोसिव नेचर, एक्सप्लोसिव नेचर के हो सकते हैं। वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये एक्सोथर्मिक नेचर शो करेंगे। इज दैट ओके? अब देखिए हमने 9 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब जब इतनी सारी प्रॉपर्टी पढ़ लें तो उन प्रॉपर्टी के बेस पर कोई तो रिजल्ट निकलना चाहिए ना, कि मेटल में ये भी प्रॉपर्टी है, मेटल में ये भी प्रॉपर्टी है, मेटल में ये भी प्रॉपर्टी है। लेकिन साथ ही हमने देखा कि सभी मेटल एक तरीके से रिएक्शन नहीं करते। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो कुछ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। सोडियम को बाहर रखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है और इसको ओपन एयर में रख ही नहीं सकते, इतना जल्दी रिएक्ट करता है। बट आयरन उतना तेज रिएक्ट नहीं करता, एल्यूमिनियम उतना तेज रिएक्ट नहीं करता, गोल्ड रिएक्ट करता ही नहीं है। इसका मतलब एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग है। वाटर के केस में बताया सोडियम लाइक मेटल, कैल्शियम लाइक मेटल दे कैन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद हॉट वाटर, आयरन रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ, गोल्ड करेगा ही नहीं। इसका मतलब वाटर के साथ रिएक्टिविटी में भी डिफरेंस है। हमने यहां देखा था रिएक्शन विद साल्ट्स, ये रहा। अब साल्ट के केस में देखा कि एक मेटल डाला तो दूसरे को बाहर निकाल दिया, इसका मतलब एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल। इस सारी स्टोरी का कंक्लूजन ये निकलता है कि सभी मेटल की रिएक्शन करने की पावर एक जैसी नहीं है। सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव, सम आर लेस रिएक्टिव। और इनकी इस रिएक्टिविटी के बेस पर कि हाउ डू दे रिएक्ट, यानी जब वो रिएक्ट करेंगे, कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता, वो कहते हैं सर कैल्शियम भी रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, सोडियम भी रिएक्ट कर रहा है, फिर कौन सा ज्यादा रिएक्टिव हमें कैसे पता लगेगा? उस केस में आप हाइड्रोजन गैस देख सकते हैं। जिसके केस में हाइड्रोजन के बबल ज्यादा फास्टली आ रहे हैं, ज्यादा जल्दी आने शुरू हो गए, इट मींस दैट मेटल इज मोर रिएक्टिव। मान लीजिए अपने पास A और B दो मेटल हैं और इन दोनों का हम किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो अगर A के केस में बबल्स ज्यादा आते हैं और जल्दी शुरू हो गए, दैट मींस A इज मोर रिएक्टिव देन B। और अगर B के केस में ज्यादा हो तो B ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। अब ये सारी रिएक्टिविटी स्टडी करके हमारे जो केमिस्ट लोग हैं, साइंस पढ़ाने वाले लोग हैं, कि मेटल एसिड के साथ, मेटल बेस के साथ, मेटल वाटर के साथ, मेटल ऑक्सीजन के साथ, या एक दूसरे के सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, उस रिएक्टिविटी के बेस पर एक अरेंजमेंट बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? एक अरेंजमेंट बना दिया गया है 9 प्रॉपर्टीज के बेस पर। हालांकि उसमें स्पेशली लिया गया है ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स,
एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दीज आर द मेन थिंग। उनके बेस पर एक अरेंजमेंट बनाया है। वो अरेंजमेंट हमारी बुक में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अगर आप उस बुक का एनसीईआरटी का पेज नंबर 45 पढ़ेंगे, पेज 45, तो वहां पर आपको एक टेबल मिलेगी। टेबल पर लिखा हुआ है एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। क्या लिखा है? एक्टिविटी सीरीज। कुछ बुक में रिएक्टिविटी सीरीज भी लिखा हो सकता है, प्राइवेट बुक में, एनसीईआरटी में लिखा गया एक्टिविटी सीरीज। और साथ ही उस सीरीज में एक ऐसा डाउनवर्ड एरो मार्क लगा हुआ है। इसका मीनिंग क्या निकला कि इस सीरीज को जब हम पढ़ते हैं, यहां लिखा गया है के, उसके नीचे लिखा गया है Na के नीचे हमारे पास लिखा हुआ है कैल्शियम, कैल्शियम के नीचे लिखा गया है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के नीचे अगर हम फर्दर चलते हैं तो एल्यूमिनियम, देन जिंक, एंड इस तरह चलते चलते अचानक यहां एक गड़बड़ हो जाती है। मेटल चल रहे थे और मेटल में चलते चलते बीच में हाइड्रोजन टपक जाता है, और हाइड्रोजन के नीचे जाता है, फिर दोबारा मेटल दिख जाता है। हमें दिखाई देता है कॉपर, हमें दिखाई देता है मरकरी, Hg बोले तो मरकरी। उसके बाद दिखाई देता है आपको यू कैन से सिल्वर, देन गोल्ड, प्लेटिनम लिख सकते हैं इसमें, एंड देन गोल्ड, Au गोल्ड। प्लेटिनम और गोल्ड के बारे में कुछ बुक में ऊपर नीचे लिख रखा है। अब ये एक सीरीज तैयार हो गई हमारे पास। ये जो सीरीज है मैंने बताया पेज 45 पर आप इसे देखेंगे, और इस सीरीज में सबसे ऊपर पोटेशियम लिखा गया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बुक्स के अकॉर्डिंग। दैट मींस इट इज एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। इस पूरी सीरीज में ये नंबर 1 रिएक्टिव है, और ये नीचे गोल्ड के बारे में जाएंगे, सबसे फिसड्डी है, यानी लास्ट है। दैट मींस if we start like this from sodium, potassium, that is more reactive than sodium, sodium is more reactive than calcium, calcium is more reactive than magnesium, magnesium is more reactive than aluminum, aluminum is more reactive than zinc, zinc के बाद आयरन आता है, लेड आता है, ये मेटल भी आते हैं, ठीक है। लेकिन अचानक हाइड्रोजन आ जाता है। हाइड्रोजन के बारे में लास्ट ईयर पढ़ा था बच्चों में, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बनाता है, नेगेटिव आयन भी बनाता है। इसका मतलब इसकी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होती है। और मेटल का आज मैंने टॉपिक के शुरू में बताया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होती है, वो कैटायंस बनाते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इसलिए हाइड्रोजन को यहां बीच में डाला है। दूसरा मेन रीजन ये है कि ये जितने भी मेटल हमारे पास हाइड्रोजन से ऊपर हैं, ऑल दीज मेटल्स दे आर मोर रिएक्टिव। किससे ज्यादा रिएक्टिव है ये? हाइड्रोजन से, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। इसलिए जब भी एसिड में डालेंगे, इनमें से किसी भी मेटल को एसिड में से हाइड्रोजन मिल जाएगी। लेकिन ये जो नीचे वाले हैं, दीज आर लेस रिएक्टिव। किससे लेस रिएक्टिव बेटा? ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव। इसलिए अगर एसिड में एक टेस्ट ट्यूब ली, और टेस्ट ट्यूब में अगर आप एसिड के अंदर मान लीजिए सिल्वर डालते हैं, गोल्ड डालते हैं, प्लेटिनम डालते हैं, डाल दिए, देखते रहिए सुबह से शाम तक, हिलाते रहिए टेस्ट ट्यूब को, नथिंग विल हैपन, कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि कमजोर तो होता है, तो को बाहर कर ही नहीं सकता ना। तो ये जितने भी मेटल लिखे गए हैं, these are less reactive than hydrogen, so they will not displace hydrogen from acids, right? अब ये पूरे का पूरा जो अरेंजमेंट है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, आप राइट कर सकते हैं। अगर मैं डिफाइन करूं, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ए वर्टिकल कॉलम। एक कॉलम बन गई ऊपर से नीचे की ओर। Arrangement of metals in a vertical column in the decreasing order of their reactivities. Decreasing, increasing नहीं है। Arrow mark देखो शुरू में बना था, downward arrow mark. This arrangement is called activity series. जैसे आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, नंबर लाइन। नंबर लाइन जब भी हम मैथ्स में पढ़ते हैं, यहाँ पर 0 लिखा होता है हमारे पास, इधर आपके पास नेगेटिव नंबर होते हैं, इधर आपके पास सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, 7 लिखा है, 9 लिखा है। हर राइट साइड वाला लेफ्ट से बड़ा होता है, राइट वाला लेफ्ट वाले से बड़ा होता है। तो यहाँ जो भी मेटल ऊपर है, वो अपने नीचे वाले से ज्यादा रिएक्टिव। पोटेशियम सबसे रिएक्टिव है यहाँ पर। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, तो मैग्नीशियम ऊपर वालों से तो कमजोर है, लेकिन नीचे वाले सभी से पावरफुल है, ठीक है। तो ये सभी मेटल्स जो हाइड्रोजन से ऊपर लिखे गए हैं, दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दे विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन इन द एसिड्स, दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन,
एंड जो नीचे लिखे गए कॉपर सिल्वर मरकरी, ठीक है, एंड गोल्ड प्लैटिनम, दे आर लेस reactive and this complete arrangement is called the activity series of metals. I hope आप सभी को ये चीज क्लियर हुई होगी। एक बार फिर से वीडियो को देखिए, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, कंप्लीट देखने की कोशिश करिए, मेक ए पेशेंस, थोड़ी सी अपनी सीटिंग बढ़ाइए, ठीक है। और साथ में जहां स्क्रीनशॉट की जरूरत पड़ी स्क्रीनशॉट ले लें, अपने नोट्स बनाने में आपको हेल्प करेगा। वीडियोस को पॉज करने की जरूरत पड़े तो बीच में पॉज करके और अपने नोट्स बना के फिर दोबारा ऑन करके देखिए, एक से ज्यादा बार। एंड अगेन आई विल से इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं एंड आस्क योर प्रॉब्लम्स, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।